नमस्कार बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। देखो, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में संख्या पद्धति। पहले लेक्चर में हमने देखा संख्या पद्धति। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सम्मिश्र संख्याएं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याओं का बस मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन, जिससे हमारा काम हो जाए, हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं ब्रीफ में आपको आइडिया देने वाला हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, है ना। चलिए सम्मिश्र संख्याओं को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक इक्वेशन लेके मैं चल रहा हूँ। देखिए, एक इक्वेशन में लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब अगर आप यहाँ देखें तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को -1 लिख पाऊंगा? एक्स स्क्वायर को -1 लिख पाऊंगा? अब देखें एक्स स्क्वायर कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, किसी भी नंबर का वर्ग होगा, वो कैसा होगा, धनात्मक संख्या होगी। हमेशा हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी। क्या एक धनात्मक संख्या किसी ऋणात्मक संख्या के समान हो सकती है? क्या एक धनात्मक संख्या किसी ऋणात्मक संख्या के समान हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इस समीकरण के हल निकालना संभव नहीं है। इस समीकरण के हल निकालना संभव नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इस समीकरण के कोई भी वास्तविक हल नहीं होंगे। इस समीकरण के कोई भी वास्तविक हल नहीं होंगे। वास्तविक हल नहीं होंगे, पर यहां से तो मुझे दिख रहा है ना इक्वल। चलिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, क्या एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1। अब बच्चों, अगर आपको ध्यान में हो तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव या ऋणात्मक संख्या नहीं बैठती है। अंडर रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं बैठती। अब यहाँ पे तो ऋणात्मक संख्या आ गई, ऋणात्मक संख्या। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे ही अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है, वो संख्याएं बन जाती है काल्पनिक संख्या। वो संख्याएं बन जाती है काल्पनिक संख्याएं, और यहीं से जन्म होता है किसका? सम्मिश्र संख्याओं का। यहीं से हमारे पिक्चर में आती है सम्मिश्र संख्याएं। बात क्लियर हुई? जैसे ही अंडर रूट के अंदर माइनस दिखा मुझे, वो संख्याएं कैसी बन गई? काल्पनिक। और वहीं से हमारी संख्याएं बनती है कैसी? सम्मिश्र संख्या। देखिए, अब यहाँ आप ध्यान दें, जो ये अंडर रूट -1 होता है ना, इसे मैं बोलता हूँ आयोटा। इसे बोला जाता है आयोटा। इसे बोला जाता है आयोटा। और ये काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। चाहे तो आप लिख लें नीचे, काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। अब देखिए, इसे मैं आयोटा लिख सकता हूँ। सॉरी, यहाँ एक्स आएगा ना भाई, दोनों साइड हमने अंडर रूट लिया है, एक्स आया होगा। अब देखो, यहाँ से मुझे एक्स का क्या मान मिला? प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। अब देखो, ये वास्तविक तो नहीं है, तो ये मान कैसा हो गया? काल्पनिक। ये कैसी संख्या है? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। देखो, ऐसी समीकरणें आई, उनके जो मूल मिल रहे हैं, अब ये जो मूल होंगे, ये कैसे होंगे? काल्पनिक। जैसे अगर आपको ध्यान आ रहा होगी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण हुआ करती थी। इसे जब आप सोल्व करते थे तो आप कैलकुलेट करते थे डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको ध्यान में आ रहा हो बच्चों, अगर तो डी जब कैसा होता था? 0 से छोटा। डी जब 0 से छोटा होता था, आपको लिखाया जाता था मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। डी जब 1 से सॉरी 0 से छोटा हो, डी ऋणात्मक हो, तो मूल कैसे होते थे? काल्पनिक होते थे। तो ये वो मूल काल्पनिक होने वाली ही कंडीशन है। ये कंडीशन वही है भाई। अगर मैं इसको द्विघात की तरह देखूं, इसको मैं द्विघात की तरह देखूं, तो देखो यहाँ पे ए का मान क्या दिख रहा है? 1, बी का मान 0 और सी का मान 1। इस समीकरण को वैसे देखें तो आप डी कैलकुलेट करें इसका, 0 -4 इंटू 1, तो डी क्या आया? -4। मूल कैसे आने वाले हैं? काल्पनिक। मूल कैसे आने वाले हैं? काल्पनिक आने वाले हैं। अब जरा सा फॉर्मूला अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखो x बराबर क्या हुआ करता था? -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। सबके मान डाल दूं। देखो x बराबर क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। x बराबर -b मतलब 0 प्लस माइनस b के अंदर क्या जाएगा? -4। बी के अंदर क्या जाएगा?
-4 अपॉन 2 इंटू ए 2, सही है क्या। अब देखें यहाँ से प्लस माइनस में इसे क्या लिख दूँ, अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में 4 बटे 2 लिख सकता हूँ। ये देखो 2 से अंडर रूट 4 उड़ गया, अंडर रूट 4 बराबर 2, तो इससे ये कैंसिल, मतलब सिंपली आपको क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1 और अंडर रूट के अंदर -1 को हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा, तो ये आपको क्या देगा, प्लस माइनस आयोटा। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि जो आप द्विघात पढ़ा करते थे वहां पे जब काल्पनिक मूलों वाली कंडीशन आती थी तो वो ये वाली ऐसी इक्वेशन सॉल्व होती थी और वहीं से हमारी कौन सी संख्याएं निकल के आई, सम्मिश्र संख्याएं। बात समझ में आई होगी, सम्मिश्र संख्याएं। बात क्लियर है बच्चों। चलिए अब आगे मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, सम्मिश्र संख्या की परिभाषा आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ आप परिभाषा लिखें, परिभाषा एडिंग डालें परिभाषा और लिखिएगा वे सभी संख्याएं जो a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित की जाती हूँ, जो a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित की जाती हूँ, a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित की जाती हूँ, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर हुई होगी। जो संख्याएं a प्लस आयोटा b जैसी दिखेंगी, जहां पे a और b दोनों कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, उन संख्याओं को मैं क्या बोलूंगा, सम्मिश्र संख्याएं। उन संख्याओं को मैं क्या बोलूंगा, सम्मिश्र संख्याएं। अगला पॉइंट लिखें, इसी में लिखें सम्मिश्र संख्याओं को, या ऐसे लिखें, या ऐसे लिखना, किसी भी सम्मिश्र संख्या को z पे यहाँ कट लगाना, z द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला पॉइंट, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C द्वारा निरूपित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C द्वारा निरूपित किया जाता है। देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सम्मिश्र संख्या को, और ये सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समुच्चय को। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। कोई भी सम्मिश्र संख्या होगी वो कैसे दिखेगी, a प्लस आयोटा b जैसी। एग्जाम्पल लूँ मैं, अब देखो कोई भी सम्मिश्र संख्या लिखनी है ना, तो उसका नाम क्या देंगे आप, z। मैं इसे लिखूंगा ऐसा, 2 प्लस आयोटा 3, 2 प्लस आयोटा 3। बात समझ में आई होगी। ये सम्मिश्र संख्या का एग्जाम्पल है। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेना है, z1 बराबर 3 माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अगर मैंने सम्मिश्र संख्या लिखी z बराबर a प्लस आयोटा b, तो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के दो भाग होंगे। सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के दो भाग होंगे। इस भाग को जो आयोटा के साथ में नहीं है उसे बोला जाता है वास्तविक भाग। ये होता है वास्तविक भाग। और दूसरा भाग जो आयोटा के साथ है उसे बोला जाता है काल्पनिक भाग। ये होता है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग को डिनोट किया जाता है रियल पार्ट ऑफ z। इस तरीके से मैं लिखूंगा तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको, वास्तविक भाग की बात हो रही है। काल्पनिक भाग के लिए मैं यूज करता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऐसा कुछ लिखा है तो वो सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग की बात कर रहा है। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो रियल पार्ट ऑफ z क्या है आपका a, और इमेजिनरी पार्ट की मैं बात करूँ तो वो क्या है b। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिया z इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखेंगे z का जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z वो दिख रहा है हमें 3, और इमेजिनरी पार्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो इमेजिनरी पार्ट मुझे क्या दिखेगा, -2, जो आयोटा के साथ लिखा होगा -2
2। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? कुछ एग्जांपल और लेता हूं मैं देखिएगा आप लोग। चलिए, जैसे मैंने लिया z इक्वल टू में 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, यहाँ रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 1, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 1। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, z इक्वल टू लेट से मैंने ले लिया 2, z इक्वल टू लेट से मैंने ले लिया 2। अब आप बात करेंगे z इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो 2 तो एक रियल नंबर है, 2 तो एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स होगी? ये क्या सम्मिश्र संख्या होगी? अब देखो, ये सम्मिश्र संख्या होगी जिसे मैं कैसे लिख पाऊंगा, 2 प्लस 0 आयोटा, 0 से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। मतलब ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसका काल्पनिक भाग 0 होगा। ये एक सम्मिश्र संख्या होगी जिसका काल्पनिक भाग 0 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होंगी। ये बात समझ में आया होगा क्या आपको? जो भी हमारी वास्तविक संख्या होंगी ना, वो क्या होंगी? सम्मिश्र संख्याएं होंगी। ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को? देखो, ये एक सम्मिश्र संख्या थी जिसका काल्पनिक भाग 0 हुआ, जिसका काल्पनिक भाग 0 हुआ। क्लियर है? जैसे मैं लिखूं z इक्वल टू में 2 आयोटा, z इक्वल टू में 2 आयोटा, तो इसे कैसे लिख पाएंगे? 0 प्लस 2 आयोटा, इसका वास्तविक भाग 0 है, इसका वास्तविक भाग 0 है। बात क्लियर हुई होगी क्या? बात क्लियर हुई होगी क्या? अब देखो, हमने ये वाली जो चीज लिखी है ना, उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था, कल एक चार्ट बनाया था, क्या हमने कल एक चार्ट बनाया था हमने? देखो क्या हुआ करते थे, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या से आपके आते थे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं से बनते थे पूर्णांक, पूर्णांकों से आते थे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं से आती थी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, और फिर इनसे बनती थी अभाज्य, भाज्य और एक। अभाज्य, भाज्य और ये एक, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। अब देखो, मैंने बोला सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होंगी, तो ये देखो वास्तविक संख्याएं कहाँ से बनेंगी? सम्मिश्र संख्याओं से। सम्मिश्र संख्याओं से वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब मैं क्या बोलूंगा, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र हैं और सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक नहीं है। सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक नहीं है। जैसे कि ये देखें, क्या ये वास्तविक हो सकती है? क्या नहीं, ये वास्तविक नहीं है। इसकी बात करूंगा, ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है। तो मैं बोल सकता हूँ सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, परंतु सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होंगी। ये नीचे जो भी लिखा हुआ है ना, वो सब कैसी संख्या होंगी? सम्मिश्र। जैसे मैं लिखूं, z बराबर 0, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। ये भी एक सम्मिश्र संख्या है जिसका वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों भाग कैसे हैं? शून्य। वास्तविक भाग भी शून्य, काल्पनिक भाग भी शून्य। बात क्लियर हुई होगी? क्लियर? ये चार्ट में आप लोग ऊपर बना लेना सम्मिश्र संख्या, या इसी चार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई होगी? इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिएगा आप। ये कौन सी संख्याएं होंगी हमारी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं उप समुच्चय होंगी। ये उप समुच्चय का चिन्ह है, उप समुच्चय। उप समुच्चय का चिन्ह है। उप समुच्चय होगा किसका? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या किसका उप समुच्चय है? पूर्णांकों का। पूर्णांक किसका है? परिमेय का। परिमेय किसका है? वास्तविक का। और वास्तविक किसका है? सम्मिश्र का। तो ये चीज भी बना लीजिए आप, ये चीज भी आप बना लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। बात क्लियर है? अब आगे मैं बात करता हूँ सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। बीजगणित में लेंगे हम सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा विभाजन, है ना भाई? बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। चलिए बीजगणित। बीजगणित में मैं देखो दो सम्मिश्र संख्याएं लेके चल रहा हूँ। z1 बराबर a प्लस आयोटा b, दो संख्याएं मान लेते हैं, और z2 एक और सम्मिश्र संख्या ली c प्लस आयोटा b, दो सम्मिश्र संख्याएं हो गई z1 और z2। पहला ऑपरेशन, पहला बीजगणितीय संक्रिया मैं ले रहा हूँ योग।
सम्मिश्र संख्याओं का आपका क्या करना है, योग करना है। देखो मुझे लिखना है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, आप इन दोनों को योग करने वाले हैं, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। तो जो इनका योग बनेगा ना, देखिए क्या होगा, यहाँ वास्तविक वास्तविक भाग जुड़ेंगे, वास्तविक वास्तविक भाग जुड़ने वाले हैं, A प्लस C प्लस में देखो ये काल्पनिक भाग आयोटा कॉमन आएगा, B प्लस D। बात समझ में आई होगी क्या? मतलब हमें क्या समझ आता है, जब आपको सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना है तो आप उनके वास्तविक भागों को जोड़ें और काल्पनिक भागों को जोड़ें। बात समझ में आई होगी। जैसे सेकंड अंतर लेना है, अगर अंतर मैं लिखूं Z1 माइनस Z2, क्या बनेगा, A माइनस C प्लस में आयोटा B माइनस D। देखो वास्तविक भागों का अंतर, काल्पनिक भागों का अंतर। बात समझ में आई होगी क्या? ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। एग्जाम्पल ले लूं, मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिए Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, ऐसा कुछ लिखा मैंने, क्लियर। अभी देखें आप क्या करेंगे, Z1 प्लस अगर Z2 करना है आपको, इन दोनों को जोड़ें 5 प्लस इसमें से ये माइनस करें 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, क्लियर। एक और अगर इसकी जगह एग्जांपल ऐसा कुछ बन जाता, मान लो ये सिर्फ √2 आता, ये सिर्फ क्या आता, √2 आता, तो अभी इसे आप कैसा लिख देंगे, 0 आयोटा। जब Z1 प्लस Z2 आपने किया होगा तो क्या दिखेगा वास्तविक भाग, 3 प्लस √2, वास्तविक प्लस वास्तविक प्लस में आयोटा टाइम्स काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक क्या है, सिर्फ 2। बात क्लियर हुई होगी। एडिशन कर सकते हैं, डिफरेंस आप ले सकते हैं, योग कर सकते हैं, अंतर आप ले सकते हैं। तीसरी संक्रिया आप समझें, गुणनफल। ये देखो ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। गुणनफल आप ध्यान से समझना, गुणनफल आप ध्यान से समझना। तीसरा गुणनफल, गुणनफल दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, Z1 और Z2 को, Z1 डॉट Z2, देखो A प्लस आयोटा B डॉट C प्लस आयोटा D। जब इन्हें गुणा करेंगे तो ये A किससे गुणा होगा, C से, तो क्या मिला होगा, AC। ये A किससे गुणा होगा, आयोटा D से, तो क्या मिला होगा, आयोटा AD, क्लियर। देखो ये किससे गुणा होगा, C से, क्या मिलेगा, आयोटा BC। ये किससे गुणा होगा, इससे, तो देखो आयोटा इंटू आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर, क्या दिखा, BD, क्या दिखा, BD। अब मैं बात करूं, इधर ले लेते हैं साइड में, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना, ये देखें आयोटा आपका क्या होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर दिखा ना यहाँ पे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें -1, आयोटा क्यूब, इसे क्या लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, दोनों को गुणा करें, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा और ये -1 मतलब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मैं बात करूं आयोटा की पावर 5, क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या था, 1 था, ये 1 था, ये आयोटा, वापस से आयोटा आने वाला है। मैं बात करूं आयोटा की पावर 6, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 4, ये वापस से क्या दिखेगा, ये तो 1 है, ये आयोटा स्क्वायर दिखेगा एज इट इज, मतलब -1 दिखेगा। अब देखें आयोटा और आयोटा की पावर 5 सेम आ रहा है, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 6 सेम आ रहा है। सिमिलरली आयोटा की पावर 7 किसके समान आएगा, आयोटा की पावर 3 के, आयोटा की पावर 8 किसके समान आएगा, आयोटा की पावर 4 के, वापस से आयोटा की पावर 9 किसके समान आ जाएगा, आयोटा के समान। तो ये जो घातें होंगी ना, ये हर 4 घात के बाद वापस से क्या होंगी, रिपीट होंगी, वापस से इनकी पुनरावृत्ति होंगी, ये आप समझें, ये साइड में लिख सकते हैं आप। बाकी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, तो देखो ये क्या दिखेगा, AC माइनस BD, AC माइनस BD। अब वास्तविक भाग, वास्तविक भाग ये दोनों जो आयोटा के साथ आ रहे हैं वो काल्पनिक भाग है, तो मैं वास्तविक वास्तविक को साथ ले आऊं, BD सॉरी, ये क्या होगा, BD, क्लियर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को -1 डालेंगे तो ये -BD बनेगा, ये AC के साथ आएगा, AC माइनस BD प्लस
आयोटा AD प्लस BC। बात समझ में आई होगी, AD प्लस BC। अब ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये गुणनफल जो लेना है ना, वो डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। हम ये, अब देखो ये जो चीज है ना, इसको गुणनफल को समझने के लिए मैं इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप पे जाऊंगा, इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप पे जाऊंगा। ये सब चीजें हम बार बार रिपीट नहीं करें, है ना। तो क्या करना है, आप ध्यान से देखें, ये जो लिखा ना मैंने, ये क्या हो गया, Z1 इंटू Z2 का वास्तविक भाग, वास्तविक भाग यही आ रहा है। और ये क्या हो गया, काल्पनिक भाग, ये क्या हो गया, काल्पनिक भाग। देखिए कैसे मिल रहा होगा, वास्तविक भाग निकालने के लिए Z1 इंटू Z2 का वास्तविक भाग निकालने के लिए मैंने क्या किया, वास्तविक इंटू वास्तविक, वास्तविक इंटू वास्तविक, माइनस बीच में क्या आया, माइनस काल्पनिक इंटू काल्पनिक। कर सकते हैं क्या, आप दोनों के वास्तविक भाग उठाइए, उन्हें गुणा कीजिए, बीच में माइनस काल्पनिक इंटू काल्पनिक, प्लस प्लस आयोटा टाइम्स, आयोटा टाइम्स वास्तविक काल्पनिक। देखो वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, पहली का वास्तविक, दूसरी का काल्पनिक, प्लस काल्पनिक वास्तविक। कर सकते हैं क्या, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ ना, Z1 इंटू Z2 को अगर आपको लिखना है तो देखो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्लियर, प्लस में आयोटा टाइम्स, आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये ब्रैकेट में लिख लें, चाहे तो आप ये चीज ब्रैकेट में लिख लें, ऐसे आप समझ सकते हैं इसे, या डायरेक्टली मैंने समझाया वो समझ में आएगा आपको मल्टीप्लिकेशन। अब देखो एक एग्जांपल लेके चल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेके चल लेता हूँ देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन पे एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। देखें Z1 मैंने लिया 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 मैंने लिया 3 प्लस आयोटा या 3 प्लस 2 आयोटा, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, है ना। मुझे करना है Z1 इंटू Z2, क्या बनेगा, देखो क्या आता है, वास्तविक भाग के लिए आपको वास्तविक प्लस वास्तविक इंटू वास्तविक 6, माइनस काल्पनिक इंटू काल्पनिक 6, प्लस आयोटा टाइम्स वास्तविक काल्पनिक 4 प्लस काल्पनिक वास्तविक 9। तो फाइनली आंसर क्या आया, 13 आयोटा, 13 आयोटा। कर पाएंगे, ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान रखें, देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है डिवीजन। अब बात करते हैं हम भाग, गुणनफल हमने देख लिया। अब एक समिश्र संख्या को दूसरी समिश्र संख्या से भाग देना है आपको। भाग देने के लिए आपको परिमेयकरण याद आना चाहिए, जो परिमेयकरण आप किया करते थे ना, ये भाग Z1 अपॉन चौथा पॉइंट डाल के भाग लिख लीजिए आप, A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। जो परिमेयकरण करते थे उसमें क्या होता था, C माइनस आयोटा D से गुणा करना होगा, C माइनस आयोटा D, क्लियर। अब देखो इन्हें गुणा अगर किया जाएगा तो ऊपर क्या दिखेगा, A प्लस आयोटा B डॉट C माइनस आयोटा D अपॉन देखें C स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, मतलब वो प्लस बन जाएगा और डी स्क्वायर, क्लियर, ऐसा कुछ होगा। ऊपर देखो, ऊपर दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल है, दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कैसे होता है, वास्तविक वास्तविक माइनस काल्पनिक काल्पनिक, यहाँ माइनस बी काल्पनिक है तो ये प्लस आ जाएगा, बी डी प्लस में आयोटा टाइम्स वास्तविक काल्पनिक माइनस ए डी प्लस बी सी, यही बनेगा क्या, अपोन में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चाहें तो इस सी स्क्वायर डी स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये देखो Z1 अपॉन Z2 का वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। बात क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा डिवीजन। अगला पॉइंट, सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता, सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता। तुल्यता, दो सम्मिश्र संख्याएं समान कब होंगी, दो सम्मिश्र संख्याएं तुल्य कब होंगी, है ना भाई। वही दो सम्मिश्र संख्याएं लेके चल रहा हूँ मैं, Z1 Z2, यही मैंने दोनों लिए होंगे, लिख लेना आप। Z1 बराबर A प्लस आयोटा B और Z2 बराबर C प्लस आयोटा D। देखो मैं लिख रहा हूँ Z1 बराबर Z2 होगा यदि A बराबर C
एंड डी बराबर डी हो। देखो क्या होगा, दोनों बराबर तब होंगे जब उनके वास्तविक भाग बराबर हों तथा उनके काल्पनिक भाग भी क्या हों, बराबर हों। उनके वास्तविक भाग बराबर हों, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये तुल्य होने के लिए कंडीशन हो गई, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। बात समझ में आई होगी, आसान सी चीज है, जितना हम पढ़ेंगे ना अभी वो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। क्लियर, लिखें। आ जाइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपको दिया गया, यदि ये किसके समान है, इसके समान है, जहां x y वास्तविक संख्या है तब आपको x तथा y दोनों ढूंढने, देखो ये दो सम्मिश्र संख्याएं दिख रही है, आपको आयोटा दिख रहा है, मतलब सम्मिश्र संख्याओं की बात हो रही है। दो सम्मिश्र संख्याओं को क्या करना है, समान करना है, और वास्तविक भाग समान तथा काल्पनिक भाग समान। इसे सोल्व करता हूँ पहले। देखो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x² वास्तविक भाग, आयोटा वाले काम अलग करूंगा, आयोटा वाले पद अलग कर रहे हैं। ये देखो 2x² और इधर से क्या दिखेगा, -3y, इसे ब्रैकेट में बिठा दिया, प्लस आयोटा वाले पद, ये देखो 3x² और इधर से क्या दिखेगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2y, ये दिखेगा बराबर किसके होगा, ये 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। क्लियर। अब देखें, अब वास्तविक भाग 2x² माइनस 3y किसके बराबर होने वाला है, 2x माइनस 3y के, 2x माइनस 3y के इक्वल होने वाला है। क्लियर, 2x माइनस 3y के इक्वल हो जाएगा। और आगे बात करूं मैं किसकी, देखो क्या आएगा, काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग की जब बात होगी वो क्या दिखेगा, 3x² प्लस 2y बराबर 5, ये दिखेगा बराबर 5। ये देखो 3y से 3y कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल होगा। क्लियर है, 3y से 3y कैंसिल हुआ। अब यहाँ से क्या दिखा, 2x² बराबर 2x, ये 2 से 2 उड़ा, तो x² बराबर में x, मतलब x² माइनस x बराबर 0। यहाँ से क्या दिखा, x इंटू x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 0 और 1, x का मान आया 0 और 1। यहाँ से देखें, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y बराबर 5 माइनस 3x²। एक बार x को 0 ले लें, जब x 0 था x को 0 डालें, y क्या मिलेगा, 5/2, और जब x क्या हो, 1 हो, यहाँ 1 डालें x को, 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कटा, क्या आया, 1 आया। तो आपको दो हल मिले, क्या, 0 और y क्या है, 5/2, और दूसरा हल 1 और 1, x और y दोनों का मान 1। बात समझ में आई होगी। क्लियर है, नोट डाल के एक पॉइंट लिखें सम्मिश्र संख्याओं में असमीकाओं का उपयोग नहीं होता है। सम्मिश्र संख्याओं में असमीकाओं का उपयोग नहीं होता है। असमीकाओं का उपयोग मतलब क्या है, जैसे मैं लिखूं 3 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा माइनस 1, तो ये सम्मिश्र संख्याओं के केस में एप्लीकेबल नहीं है। आप ऐसा कुछ चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन सभी का उपयोग सम्मिश्र संख्याओं के केस में नहीं होता है। बस इतना आप ध्यान रखें। क्लियर।